नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इराक की में जो लगातार अमेरिकन फोर्सेस के जो अटैक हो रहे हैं या अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर उससे पहले हिज़्ब शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जिसको शिया मलेशिया भी कहा जाता है, उसके अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं। क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं, इसकी अ, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे रीजन के ऊपर। हाल ही में हमने देखा, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ईरान के अंदर एक दो बड़े बम धमाके हुए जिसमें लगभग 100 से भी अधिक लोग मरे और काफी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं। फिर उसके अलावा ये भी देखा, लेबनान के अंदर हमस के बड़े वरिष्ठ कमांडर की हत्या हुई। हूती रेबल्स लगातार अटैक कर रहे हैं रेड सी में। और फिर उसके अलावा ये भी है कि हिजबुल्लाह के से भी काउंटर हिजबुल्लाह के बीच में और इसराइल के बीच में भी बराबर मिसाइल के अटैक होते नजर आते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसा लगता है कि ये जंग धीरे धीरे फैलती जा रही है और ईरान अगर आ जाता है तो इसमें इसकी तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जंग हो जाएगी और बहुत फैल जाएगी। पूरा क्षेत्र का बचना मुश्किल होगा, इसलिए कि वो एक शक्तिशाली देश है और वो भी उसके पास क्षमता भी है इसराइल को टारगेट करने के लिए, और अगर ऐसा होगा तो इसराइल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता। तो ये एक दूसरी बात ये कि ये क्षेत्र समझना बहुत जरूरी है। ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ रीजन ये कहलाता है पूरा रीजन, और यहीं से लगभग 40-45% इस क्षेत्र जो तेल की सप्लाई है और गैस के बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं यहाँ से। दूसरी बात ये कि ये क्षेत्र जो है इसमें कई बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं। पहले इराक में लगातार 2 बड़ी जंगें हुई, 3, जिसमें इराक को बर्बाद कर दिया गया अमेरिकन ने। और उससे पहले इराक ने एक बड़ी लंबी जंग 8 साल तक सद्दाम हुसैन के पीरियड में ईरान से लड़ाई लड़ी। उसमें दोनों देशों का बहुत म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हुआ। फिर उसके बाद इराकी फोर्सेस ईरान से हारने के बाद वो कुवैत पे उन्हीं ने कब्जा कर लिया। उसके चलते जंग हुई 2 बार। एक बार पहले हुई जब कब्जा किया था तब कुवैत को खाली कराने के लिए, फिर उसके बाद दूसरी बार अमेरिकन ने किया सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए। तो और ये इराक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है। एक तो इसकी सीमाएं जो है एक तरफ टर्की से मिलती हैं, तो दूसरी तरफ जॉर्डन से मिलती हैं, सीरिया से मिलती हैं, ईरान से मिलती हैं। इस तरह से सऊदी अरेबिया से जुड़ जाता है एक तरफ से जाके, और टर्की से इसके सीमाएं मिलती हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अगर यहाँ पे जिसकी भी सरकार होगी, अगर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ जाता है, जैसे अमेरिकन जो असली नीति थी वहां पे, तो वो पूरे इस जो अरब ईस्ट का एरिया है, पर्शियन गल्फ और अप टू इजराइल यानी इजिप्ट वगैरह, इसके ऊपर उसका बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि तेल और गैस के बड़े भंडार इराक में पाए जाते हैं, और कहा जाता है कि ईरान जो है, अमेरिकन का मानना ये है, खासतौर से रम्सफेल्ड ने कहा भी कि इराक जो है वर्चुअली तेल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इराकी ऑयल की क्वालिटी भी इस क्षेत्र में जितनी भी ऑयल है सबसे बेहतर है। इसकी रिफाइनिंग चार्जेस भी कम है बनिस्बत सऊदी ऑयल के या दूसरे ऑयल के। बसरा ऑयल हर कोई चाहता है खरीदना, देश खरीदना चाहता है। तो इस तरह से इराक बहुत, अब इराक के अंदर एक पढ़ा लिखा क्लास भी है, मिडिल क्लास। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के वक्त में स्टैब्लिश हो गई थी, जब अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले उस पीरियड में तब तक ये कर दी थी इराक पे अपना कब्जे इसके फौरन ही बाद। और इराक की सेना एक जमाने में बहुत स्ट्रांग होती थी। इराक में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड था, सद्दाम हुसैन के पीरियड तक में रहा। लेकिन सद्दाम हुसैन की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से चलते हुए इराक का बहुत नुकसान हुआ। जंगे हुई, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रही हमेशा, शिया सुन्नी। फिर उस शिया और हुकूमत, शिया सुन्नी में तो नहीं हुए झगड़े, लेकिन सद्दाम हुसैन की फोर्सेस और सद्दाम, बाथ पार्टी वर्सेस शिया रहा, बाथ पार्टी वर्सेस जो कि वहां पे नॉर्दर्न रीजन के अंदर
कुर्दिश रीजन में, हालांकि कुर्द ज्यादा सुन्नी है, उनसे इनका बहुत दमन हुआ, शियों का दमन हुआ जो कि अरब थे। तो इस तरह से उनकी नीति बहुत बिगड़ी भी नजर आती है, कोई मतलब अच्छे काम वो नहीं कर पाए। उससे पहले इराक फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, अहमद हसन अल बकरी के चचा वहां पे रूल कर रहे थे, चाचा। लेकिन ये कि सद्दाम क्योंकि आते ही ईरान के ऊपर लड़ाई उन्हीं ने शुरू कर दी और वो उसमें ये इराक फंसता चला गया। अब ये है कि अमेरिकन वहां पे आए, सद्दाम हुसैन को हटाया, तब से थे, फिर बाद में इनको वहां से जाना पड़ा और दोबारा से वो फिर आए वहां पे। इस तरह देखा जाए, जब वहां पे आईएसएस का कब्जा हो गया तो इराकी गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया कि उनकी मदद करें, और उन्होंने एयर स्ट्राइक से उनकी मदद भी की। उसी समय एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का भी गठन हुआ। ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो थी शिया मलेशिया कहलाती है, या हिजब शाबी भी इसको कहते हैं। ये मलेशिया जो थी बेसिकली वहां के जो बड़े आयतुल्ला हैं उनके कहने पे, सिस्तानी साहब के कहने पे बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। कि उनका कहना ये था कि भाई ये जो आईएसएस है ये इनह्यूमन एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है और इसका हटना बहुत, इसके चलते हुए वहां पे सभी को परेशानी है, सारे इराकियों को। और ये जिस बहुत ही रिप्रेसिव फोर्स है और बुरी तरीके से बहुत एंटी डेवलपमेंट भी है। तो उनके कहने से बहुत बड़ी संख्या में वहां के शिया यूथ ने इसको ज्वाइन किया और सुन्नियों ने भी कुछ इसको ज्वाइन किया। उनकी संख्या कम थी क्योंकि वो भी परेशान थे इनके मूवमेंट से। उसी समय अमेरिकन आए, अमेरिका, ईरान भी वहां पे आया। ईरान ने मदद की थी शिया मलेशियाज बनाने की, उनको ट्रेनिंग देने की। और बहुत कम दिनों की ट्रेनिंग होता है, इस कारणवश बहुत लड़के मरे, यंग लड़के। अब ये एक बड़ी फोर्स की शक्ल में बन गए हैं ये लोग, और इन लोगों ने, इनको सेना ने मान्यता भी दे दी, यानी सेना का एक अंग भी कहलाने लगे हैं ये शिया मलेशिया जितने भी है उसके अंदर मोबिलाइजेशन फोर्स। और कई शहर की सिक्योरिटी भी ये प्रदान करते हैं, खासतौर से करबला, नजफ और उसके अलावा भी कुछ जगहें हैं जहाँ पे इनकी सिक्योरिटी भी है। ये काफी ऑर्गेनाइज हो गए, वेल ट्रेन्ड है। और ये है कि आर्मी से भी, इराकी आर्मी के साथ भी जुड़े। अब इराक की पार्लियामेंट ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि अमेरिकन जो आए थे कि वो अब यहाँ से उनको वापस जाने की बात की गई। अमेरिका कहता है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है और किसी न किसी बहाने से लगा। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की रिजीम तो बदल दी थी, मगर वो प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना था। इसके कई कारण हैं। उन्हीं ने सोचा था कि वो जब रिजीम बदलेंगे तो शिया जो मेजॉरिटी में है इराक में वो उनका समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं। और शियों ने ना मिलके वहां पे अपनी हुकूमत बना ली। वो भी डिवाइडेड है, शिया भी, बहुत सी इस्लामिक ग्रुप्स हैं उसके अंदर, कुछ प्रो ईरान है, एक आध है, कुछ प्रो सऊदी अरेबिया भी है, जैसे सदरिस्ट जिनको कहलाते हैं, सदर के जो फॉलोवर मौलाना सदर के। तो इस तरीके से बटे हुए हैं शिया भी, मगर यह है कि अभी भी उनकी मेजॉरिटी है और वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो शिया होता है। अब ये इराक का जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये चाहते हैं किसी भी सूरत से वहां पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बन जाए। इसलिए पहली जो गवर्नमेंट बनी थी वो प्रो अमेरिकन नहीं बना पाए थे, लेकिन अब उनको लगता है कि शिया में बहुत विभाजन है और किसी सूरत से उनकी लास्ट डिच एफर्ट जिसे कहना चाहिए कि वो बना ले वहां पे। उसका रीजन ये है कि अगर शिया वहां पे बनती है तो उनके तेल के ऊपर ईरानियन अमेरिकन ऑयल कंपनी का फिर ज्यादा बचेगी, उनको कंसेशंस भी मिलेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उनका फायदा होगा। लेकिन वहां पे जो लोकल लोग हैं वो इसके सख्त खिलाफ हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, इस मसले को ऐसा भेदभाव नहीं। और शिया हमेशा से इराक में शिया सुन्नी बिल्कुल कभी झगड़े नहीं हुए, एक्सेप्ट सद्दाम हुसैन के आखिरी पीरियड में जब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी इस कारण। अब वहां पे इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं अभी, जिसमें उन्हीं ने हिजब शाबी के कमांडर के जो क्वार्टर था वहां पे बगदाद में, उसके ऊपर अटैक किया। फिर उससे पहले उनके कुछ और गुड्स थे, उनके ऑफिसेस, उनकी जगहों पे अटैक किया अमेरिका ने। तो ये एक टेंशन की वजह बन गई। हिजब शाबी ईरान
हिजबुल्ला, फिर यमन के हूती, ये सब अमेरिका के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि अमेरिकन प्रेजेंस उस पूरे क्षेत्र में हो। ईरान का मानना यह है कि ये पूरा क्षेत्र जो है, इसकी सिक्योरिटी की जो गारंटी है वहां के मुल्कों के ऊपर निर्भर करती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व। अब वो सऊदी अरबिया से भी बार बार कहता है कि अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ पे नहीं रहने चाहिए और आप अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को सबलेट न करें, बल्कि स्वयं सब मिलके इस क्षेत्र की करें, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे गल्फ ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ सारा तेल जाता है अमेरिका तक और दूसरे देशों में। भारत भी वहीं से आता है तेल, इसी रास्ते से। ये बहुत पतला नैरो पैसेज है जहां से ये जहाज पास होते हैं, ऑयल टैंकर्स या कमर्शियल व्हीकल्स वहीं से पास होती है। तो ऐसे में अमेरिका को लगता है अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी एक है, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। बिकॉज जिन ग्रुप्स को मैंने अभी नाम लिया, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हूती रेबल्स हो या शिया मलेशिया है इराक के, ये सब इजराइल के भी खिलाफ। उनका मानना यह है कि इजराइल को, वो ये कहते हैं ईरान समेत, कि ये पश्चिमी देशों के जो इंपीरियलिस्ट पावर है उनका ये आउटपोस्ट है ये उनकी, और इसकी मदद से अमेरिकन अपना वर्चस्व यहाँ पे बनाता है। तो इनका मतलब ये है कि, और दूसरे ये कि फिलिस्तीन के मसले पे ये कोई चेंज इसकी पॉलिसी में नहीं है, ये ग्रेटर इजराइल बनाने की। इजराइल को अमेरिकन पूरी सपोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर वो इनसे डील करता है, हमास से या हिजबुल्ला से या हूती रेबल से तो खुद अमेरिकन ने अब कहा है कि उन्हीं ने लगभग 10-12 कंट्रीज का एक कोल्यूशन बनाया है कि जो कि उनसे उनको वार्निंग दे दी गई है कि अगर आप उन्हीं ने दोबारा अटैक किया अमेरिकन या शिप्स पे या इसके अलावा किसी कमर्शियल शिप्स के ऊपर जो कि वहां से जाता है इस बाबुल मंदब यानी रेड सी में, बाबुल मंदब स्ट्रेट से होता हुआ स्वेज कैनाल जाता है, स्वेज कैनाल से वो फिर रेड मेडिटेरेनियन सी में आ जाता है, यानी रेड सी को मेडिटेरेनियन से स्वेज कैनाल जो कि इजिप्ट में है उसको जोड़ता है। तो अगर वहां जाने का रूट डिस्टर्ब हो गया है, ज्यादातर अब शिप्स उधर से नहीं पास हो रही और इनको बड़ा घूम के केप ऑफ गुड होप होते हुए यानी पूरा अफ्रीका घूम के यूरोप जाना पड़ता है। उसके कारण कुछ कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, जो सामान लेके जा रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत है, तो बड़ा और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, इंश्योरेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये एक बड़ी समस्या है। हूती के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का असर होगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये जो ज्यादातर देश हैं अधिकतर इसमें पश्चिमी देश है, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका इसका है। बहरीन एक बहुत छोटा सा मुल्क है अरब पर्शियन गल्फ का, वो भी इसका पार्ट है, इस कोलिशन का, मिलिट्री कोलिशन का। अब ये है कि हूती के ऊपर तो हूती को तो पूरी तरीके से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। जो उनकी लंबी लड़ाई चली है सऊदी अरेबिया के साथ, तो उनका डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, तो उनको कोई फिक्र नहीं है लड़ाई लड़ने की, अमेरिका हो चाहे जो भी देश हो। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज्यादा उनको सताया गया या उन पर अटैक किए गए तो वो तेल के जो भंडार हैं या जो इंस्टॉलेशन हैं उस क्षेत्र में, जिन मुल्क में भी है, वो उसको उड़ा देंगे। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो एक बार सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक कर चुके हैं, जिससे बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी। 50% उनका तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये एक बड़ा खतरा है, अगर ऐसा होता है, वो ऐसा करने में सक्षम होते हैं। और वो यूएई में भी अटैक कर चुके हैं और उनके पास ड्रोन्स हैं, और ये संभव है कि वो दोबारा जगहों पे या शिपिंग लाइन पे उस एरिया के कर सकते हैं। ईरान भी ये चाहता है, ईरान जंग नहीं चाहता। ईरान का मानना ये है, ईरान पूरी तरीके से इस समय अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटी में है, मगर वो साथ में ये अमेरिकन प्रेजेंस के भी बिल्कुल खिलाफ है। और उसका मानना ये है कि कभी ना कभी इजराइल उसके ऊपर अटैक जरूर करेगा, अमेरिका उसकी सपोर्ट में होगा पीछे से। तो उसके लिए वो भी तैयार बैठा है, उसने अपनी सेना का भी गठन उसी हिसाब से किया। दूसरी बात यह कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी इस पूरे क्षेत्र में कम हो गया है। हमने इससे पहले के भी जो पॉडकास्ट बनाए थे उसमें हमने इस बात पे बात की थी।
सऊदी अरेबिया जो उसका सबसे ट्रस्टेड मुल्क है, वो भी अब उसने ब्रिक्स की मेंबरशिप ले ली, ईरान से दोस्ती कर ली, डी डॉलराइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, यानी अब ट्रेड जो है वो अपनी लोकल करेंसी और चाइनीज करेंसी में चाइना से और आने वाले समय में इंडिया से रुपए में, इस तरह से अलग अलग देशों में कर रहे हैं। और ब्रिक्स की तो पॉलिसी ये है कि वो लोकल करेंसी में या ब्रिक्स अपनी करेंसी जो बनाने जा रहा है उसमें ट्रेड करेगा। अगर ऐसा होता है तो डॉलर के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। डॉलर की जो एक बड़ी हैसियत है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, वो उसको चैलेंज हो जाएगा। और फिर यह है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हो गया। देखिए अमेरिका को बहुत सपोर्ट थी इस पूरे क्षेत्र में, पूरे कोल्ड वॉर एरा में, लेकिन अब अमेरिका को वो ये अमेरिका वहाँ के लोगों को लगता है कि अमेरिकन जो है वो उनके साथ नहीं है, उनके मित्र नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से खुल के अमेरिकन जो है वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं उस क्षेत्र में, न कि वहाँ के जो लोकल इंटरेस्ट हैं कंट्रीज के उनकी उनको कोई केयर नहीं करते। इस कारणवश वहां पे बहुत और इजराइल की इस पॉलिसी से बहुत लोग मरे। और फिर दूसरी बात ये कि अमेरिका ने जो लंबी लड़ाई अफगानिस्तान और इराक में लड़ी, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल मरे हैं, तो उसके चलते हुए भी वहां पे काफी क्रोश है अरबों के बीच में। और अब जो जब से हमस के ऊपर इसराइल ने अटैक किया, उससे पहले हमस ने इसराइल के अंदर जाके जो उनके लगभग 1200 लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा और 250 लोगों को बंदी बना लिया है। उसके बाद से इसराइल की लगातार जो अटैक हो रहे हैं गाजा में चलते हुए अरब नेशनलिज्म पूरे अरब क्षेत्र में फैल गई है और बहुत एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली सेंटिमेंट वहां पे नजर आते हैं। ये है, अब ये है कि ऐसे में अमेरिका की पॉलिसी ये है, अमेरिका की सोच ये है। अमेरिका में इस समय न्योकॉन्स वहां के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें बहुत पावरफुल है और ये लोग बहुत हॉकिश हैं। इनका मानना ये है कि जो अमेरिका के मफादात हैं यानी हित जो है वो केवल वॉर के ही माध्यम से पूरे हो सकते हैं, यानी ग्रेटर कंट्रोल जो है वो चाहते हैं कि रिसोर्सेज पे, ऑयल रिसोर्सेज पे बना रहे इस क्षेत्र में नहीं, बल्कि वो सेंट्रल एशिया में भी चाहते हैं। इसीलिए वो ईरान में रिजीम चेंज की बात करते हैं। ईरान में भी रिजीम चेंज, ईरान की अगर रिजीम बदल जाती है तो भी सेंट्रल एशिया तक उनका पहुंच जाएंगे, क्योंकि ईरान के बॉर्डर सेंट्रल एशिया से भी मिलते हैं कई देशों से, जहाँ पे तेल के और गैस के और यूरेनियम के, गोल्ड के, कॉपर के और दुनिया भर के बड़े भंडार पाए जाते हैं। और ईरान में तो ईरान जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा ऑयल गैस का, नेचुरल गैस का सप्लायर है और नेचुरल गैस के उसके पास भंडार पाए जाते हैं। और अमेरिकन इंडस्ट्री को जरूरत है इन सब चीजों को, और अमेरिकन ऑयल कंपनीज को ये चाहती है कि इसके उनके ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा, उनका कंट्रोल बढ़ेगा तो उनको बहुत पूरी दुनिया का प्रॉफिट होगा। और अमेरिका का मानना ये भी अगर उनके कंट्रोल में आती है रिजीम, इराक ईरान में बन जाती है तो फिर तो पूरा अरब जो ये क्षेत्र है वो उनके 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 वर्चस्व में आ जाएगा और तभी वो रिसोर्सेज पे कंट्रोल होगा। फिर वो ऑयल को एज ए वेपन भी यूज कर सकते हैं, जिस कंट्री के खिलाफ चाहे नहीं देना होगा तो वो नहीं जा पाएगा। ये एक तहसील है जो बहुत तेजी से चल रहा है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर के बाद से लगातार बढ़ता चला जा रहा है कि लोगों में जो फीलिंग आ रही है अरब देश के रूलर्स में भी और जनता में भी कि अब उन्हें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। मेन जो टेंशन का वजह है इस समय मिडिल ईस्ट में, पूरे ये वेस्ट एशिया में, वो यही है। इसराइल और अमेरिका एक तरफ है, बाकी अरब देश धीरे धीरे। अरब देश के पास आर्मी नहीं है। जो 3-4 देश थे जिनकी बड़ी स्ट्रांग आर्मी थी, एक तो इजिप्ट की बहुत स्ट्रांग आर्मी थी, 67 की जंग में उनको इसराइल की हार के बाद वो बिल्कुल कमजोर हो गए, खत्म से हो गए और बाद में उन्होंने इसराइल से कंप्रोमाइज कर लिया। दूसरी बड़ी सेना इराक की बहुत स्ट्रांग सेना थी और सीरिया की बहुत स्ट्रांग थी। इराक की सेना को अमेरिकन ने खत्म कर दिया और सीरिया की सेना को कमजोर कर दिया इन लोगों ने, आतंकवादी संगठनों ने, जिनको के अरब सपोर्ट कर रहे थे। और अमेरिकन फोर्स ने भी उनके ऊपर अटैक कर करके उनको भी काफी
कमजोर बना दिया, क्योंकि एक लंबी सिविल वॉर ना चली, लेकिन अभी उनकी सेना बाकी है। और बशर अल असद की जो हुकूमत बनी हुई है उसका कारण यही है कि वहां की सेना टूटी हुई, उसका कमांड स्ट्रक्चर बना रहा इतनी सब झगड़ों के बाद भी, और बहुत पार्टी जो उनकी रूलिंग पार्टी है वो भी बनी रही। तो ये जो है समय, जो लड़ाई चल रही है उस पूरे क्षेत्र में, वो प्रस्तुत की कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। सऊदी भी जो है बार बार बात कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, जिससे अमेरिकन बहुत नाराज है। खासतौर से जो दोस्ती उन्होंने ईरान से की उसको लेके। ईरान का मानना यह है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और ईरान ने पिछले खासतौर से 10 साल में, पिछले दशक में बहुत तरक्की कर ली है। साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर में उन्होंने ड्रोन्स उनके दुनिया में सबसे अच्छे माने जा रहे हैं। फिर उसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स जो डेवलप किया, और इस तरह की बहुत सी चीजें मिलिट्री रिलेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना लिए हैं। यही नहीं बल्कि वो उसका भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो काफी है, उनके 2-3 कार्स के मॉडल उन्होंने डेवलप किए हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। फिर उसके अलावा ये नैनो टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, न्यूक्लियर साइंसेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हेल्थ में उनके बहुत से उन्होंने बहुत से अपने नुस्खे भी बनाए। इस तरीके से ईरान बहुत एक शक्तिशाली देश के रूप में। अमेरिकन का मानना यह है, अमेरिका में एक ग्रुप का मानना यह है कि अगर ईरान को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि मिलिट्री, लेकिन अगर वॉर होती है तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी और कमजोर हो जाएगी। ये एक विरोधाभास बना हुआ है। और लेकिन इसराइल का कहना यह है कि अमेरिका लड़े या न लड़े ईरान से, वो अवश्य उसके ऊपर अटैक करेगा, खासतौर से उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। इस तरह से लगता यह है कि जो युद्ध है इसका दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये अभी लोग की हत्याएं हो रही हैं ईरान के अंदर, फिर उसके बाद इराक के अंदर लगातार, फिर उसके बाद सीरिया में भी अटैक हो रहे हैं ईरानियन इंस्टॉलेशन पे या ईरानियन के ठिकानों पे जहाँ पे ईरान के हैं। ईरान का कहना यह है कि अधिकतर वो इसराइल के सीरिया के ही मिलिट्री ठिकानों पे अटैक करते हैं, जिसको ये ब्लेम कर देते हैं कि ईरान का वेपन सिस्टम वहां पे था, ये ईरान ट्रेनिंग सेंटर था, इस तरह से बयान करते हैं। बहरहाल रशिया, ईरान और इंडिया का इन्फ्लुएंस भी उस पूरे क्षेत्र में बढ़ता है। क्या होगा ये भी कहना जल्दी है, मगर ये है कि जंग के बादल चारों तरफ मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई भी ईरान का कहना है कि डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका बहुत बड़ा असर, बुरा असर पड़ेगा। आज के इस पॉडकास्ट में या एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी ही हम एक नया सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही नहीं बल्कि आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा। धन्यवाद।